हेलो दोस्तों, मैं सरबजीत आप लोगों को सरबजीत मैथ्स पर बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोगों का जो क्लास है वो अभी बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के प्रिपरेशन के लिए चल रही है। इसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है ना। क्या किया स्टार्ट बाबू? ज्योग्राफी का पहला चैप्टर अभी चल रहा है, भारत की अवस्थिति। क्या चल रहा है? चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं सबसे पहले, भारत की अवस्थिति और विस्तार। भाई देखो, जो भी पढ़ो उसको याद रखना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, प्लस रिवीजन। यानी किसी भी चीज को 100% अपना करने का तरीका है, सबसे पहले आप उसको पढ़ो। सबसे पहले आप उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। दूसरा स्टेप आता है उसको थोड़ा सा रटो, यानी याद करो। और तीसरा है बार बार उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, बार बार रिवाइज करो तो सारी बातें आपको याद हो जाती हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कराने का कोशिश करता हूं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या बताया था, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। तो हमने सबसे पहले चैप्टर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बताया था। उसमें हमने एक ग्लोब बनाया था, है ना। उसमें हमने एक ग्लोब बनाया और बोला कि एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटने का काम करता है, यानी विभाजित करने का काम करता है, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये है आपका 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को, यानी इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, ये बता दिया था हमने। फिर हमने बताया पूरब से पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो कह लीजिए, विषुवत रेखा के पैरेलल जो भी लाइन खींचा जाएगा, विषुवत रेखा के पैरेलल जो भी लाइन खींचा जाएगा वो सब आपका अक्षांश रेखा ही है, वो सब अक्षांश रेखा होता है। ग्लोब का जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं बाबू? देशांतर रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। ये सारी बातें हमने बता दिया था। कुछ खास अक्षांश रेखा का नाम बताया था, जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री साउथ हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक है ना, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हमने कर लिया था। फिर 90 डिग्री एन है, यानी कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो गया। उसी तरह से 90 डिग्री एस जो है आपका साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव हो गया, है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ये सब रिवाइज हो गए। हमने ये भी बताया था कि विषुवत रेखा जो है सबसे लंबा, यानी लॉन्गेस्ट अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा यदि है कोई तो वह है हमारा विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है। और हमने ये भी बताया था कि प्राइम मेरिडियन मतलब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कहने का मतलब देशांतर रेखा परस्पर पैरेलल यानी समानांतर नहीं होता है। विषुवत रेखा के समक्ष दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो है मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ध्रुव के तरफ जाते हैं वो डिस्टेंस क्या होता है? कमते जाता है। डिस्टेंस क्या होता है? कमते जाता है। यानी कि ये यदि पृथ्वी है, ये आपका देशांतर रेखा है, ये दो देशांतर रेखा है। एक्चुअली इसको पहले क्लियर करते हैं, नया पेज लिख देते हैं, ऐसा समझिए। ये है ग्लोब, ये है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाए। उसी तरह से दूसरा देशांतर रेखा,
तो ये दो देशांतर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ध्रुव के तरफ जाएंगे ये डिस्टेंस क्या होगा बाबू, कमते जाएगा, और पोल पे जाकर के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एकदम दोनों मिल जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब आगे आज की जो टॉपिक है, आज की जो टॉपिक है, हाँ एक चीज और याद दिलाते हैं। भारतीय भारतीय मानक समय रेखा, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IST, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। हमने बताया था कि भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.82 डिग्री ईस्ट यानी 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरता है, यानी उसी को हम लोगों ने भारतीय मानक समय रेखा माना है। वह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था। कौन कौन सा स्टेट है, तो यूपी है, MP है, AP है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद क्या है बाबू, उड़ीसा है। हमने ये 5 स्टेट बताया था। 5 स्टेट को याद करने के लिए, ये 5 स्टेट को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि आपको याद रखना है उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर। हमने ये ट्रिक याद करने के लिए बताया था। उत्तर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, माही से हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीस से हो गया बाबू छत्तीसगढ़, लेकर को छोड़ दीजिए उड़ीसा, उड़ा से हो गया आपका उड़ीसा। ये हमने 5 स्टेट बताया था और 5वां स्टेट का नाम भी कैसे याद रखते हैं ये याद करवाया था। आप एक बार भारत का नक्शा में एक बार इसको आप देख लेना, याद हो जाएगा। आज हम लोग कर्क रेखा की बात करेंगे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। समझना बच्चा, जो भी बताएं समझना। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री, समझना बाबू, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू कर्क रेखा, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। और अंग्रेजी में यही होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही क्या होता है अंग्रेजी में बाबू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। समझना, ये जो भारत है हमारा बाबू, समझना, ये जो भारत है इस तरह से हम पूरा भारत का नक्शा नहीं बनाने आता है बाबू, लेकिन आप एग्जैक्ट आपको तो याद होगा ही, आप मैप देख सकते हो। तो वहां पे जब देखना बाबू, तो जो भारत का जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इसका सबसे नीचे वाला छोर जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट पे सबसे निचला छोर है, और सबसे ऊपरा छोर जो है 37 डिग्री 6 मिनट पे है। पिछले क्लास में हमने बताया था, ये 8 डिग्री 4 है, ये 37 डिग्री 6 है। इस तरह से अक्षांश रेखा खींचा गया। जो 23.5 डिग्री आया, यही मान के चलो कि ये 23.5 डिग्री है ना, ये भारत को ना एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच डिवाइड करता है ये, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत को एग्जैक्ट 2 भाग में बांटने का काम करता है। यानी कर्क रेखा जो है भारत को एग्जैक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये आप याद रखना। यानी भारत के एकदम बीचों बीच से कौन सा लाइन निकलता है, तो कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत को 2 भाग में बांटने का काम करता है, तो उसका नाम है कर्क रेखा। क्या है बाबू, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री से नीचे यानी साउथ वाला पार्ट होता है, वहां पे मौसम कैसा पाया जाता है, गर्म। आपको पता होगा जो ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं तो आगे हम पढ़ाएंगे कि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ,
और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, समझना 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो मौसम होता है ना वो बहुत गर्म होता है, यानी ग्रीष्म होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या होता है बाबू, ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म होता है यानी कि उष्ण होता है। इसको आप कह सकते हैं ये वाला क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। ये क्षेत्र यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो कटिबंध है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे सालों भर क्या होता है, मतलब सूरज जो एकदम सीधा पड़ता है इसलिए सालों भर गर्मी पाया जाता है। यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। विषुवत रेखा के इर्द गिर्द दिन और रात की लंबाई क्या होती है बाबू, बराबर होती है, ठीक है। सूर्य हमेशा सालों भर सीधा पड़ेगा, तो यहाँ का मौसम जो होगा गर्म होगा, गर्म होगा यानी कि उष्ण होगा, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब भारत के देखो बाबू, ये 8 है और ये 23.5 है, तो हमने बोला 0 से लेकर के 23.5 ऊपर और 0 से लेकर के 23.5 नीचे, ये दोनों जो है ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है यानी कि उष्ण कटिबंध है। अब हम तो यहाँ से 8 से लेकर के 23.5 की बात कर रहे हैं, तो 8 से लेकर के मान के चलो यहाँ 8 है, तो 8 से 23 के बीच में भी क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को दो कटिबंध में बांटने का काम करता है। कर्क रेखा भारत को दो कटिबंध में बांटने का काम करता है। तो कर्क रेखा भारत के जिस छोर से गुजरती है उसके दक्षिण वाला क्षेत्र में, दक्षिण वाला क्षेत्र को आप कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध है। क्या है बाबू, उष्ण कटिबंध है। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है यानी 23.5 से 37 के बीच, 37 के बीच वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंध याद रखना। ये बाबू होता है उपोष्ण कटिबंध। नया पेज में दिखाते हैं फिर से, देखो बाबू, ये है आपका भारत, है ना, ये है आपका भारत, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। ये आप मान के चलो कि यही भारत है, ये भारत है बाबू। और आपका जो कर्क रेखा है इस तरह से गुजरता है। कर्क रेखा एक्चुअली ये वाला क्षेत्र और ऊपर जाता है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है आपका, ये वाला क्षेत्र है आपका बांग्लादेश। तो इसी तरह से गुजरता है, ये है आपका कर्क रेखा। क्या है बाबू, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जहाँ से गुजरता है उसके नीचे वाला जो है ये है आपका उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र है बाबू उपोष्ण कटिबंध। क्या है बाबू, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध यानी ठंडा गर्मी दोनों पाया जाएगा। तो कर्क रेखा जो है भारत को दो कटिबंध में बांटने का काम करता है, एक है उष्ण कटिबंध और दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। यहाँ तक कोई परेशानी हुआ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब समझना दोस्तों, एक बार समझना, एक बार भारत का नक्शा ले जाते हैं आपको। भारत का नक्शा देखोगे तो शायद कुछ समझ में आएगा। तो एक बार आप भारत का नक्शा देख लीजिए, दिखाने का कोशिश करते हैं, खुलेगा तब तो। देखो बाबू, ये भारत का नक्शा भी हम ले आए, समझना है। ये जो भारत का नक्शा है ये क्या करता है ना, ये जो कर्क रेखा है, समझना बात को, कर्क रेखा जो है भारत का नक्शा जो है कर्क रेखा है। एक बार कहाँ गया, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये फिगर थोड़ा सा देखो, यहाँ उग नहीं रहा है एक्चुअली, उग नहीं रहा है क्यों। अच्छा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ, कोई नहीं है।
समझना मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा इस तरह से पास करता है, इस तरह से पार करता है, ऐसे करके पास करता है। ये कुछ दिख रहा है? इस तरह से पास करता है, ऐसे होते हुए ऐसे। देख रहे होंगे कि ये गुजरात से निकलता है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी तरह से आपका पास करता है। आप फिगर को देखना ध्यान से, ठीक है, हमने फिगर दिखाने का कोशिश किया, आप इसको समझना। देखो हम बता क्या रहे थे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य क्या है, वो 8 राज्य क्या है, तो इसके लिए अब याद नहीं है मान लिया जाए, तो आप एक ट्रिक याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक आप याद रखना बाबू, इससे आपको याद रहेगा, मित्र पर गमछा झाड़। 8 राज्यों का नाम याद रखना है, तो बाबू मी से हो गया मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, प से है बाबू पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, प से है पश्चिम बंगाल, ये र से है बाबू राजस्थान, राजस्थान, ग से है बाबू गुजरात, ग से क्या है, गुजरात है, म से बाबू है मध्य प्रदेश, म से बाबू क्या है, मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से है बाबू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और ये जो झार है बाबू उससे है झारखंड। हमने देख लिया 8 स्टेट का नाम। आपको ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार, किस लिए, यदि कोई आपसे पूछे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका नाम याद रखना, तो उसके जगह पे आप याद रखना मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। यानी सबसे पहले भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है बाबू, गुजरात है, ठीक है, क्या है, गुजरात है। गुजरात के बाद थोड़ा सा बहुत कम राजस्थान से गुजरता है, राजस्थान से गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बहुत ज्यादा क्षेत्र मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ में इंटर करता है, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद बाबू आ जाता है आपका झारखंड, क्या आ जाता है, झारखंड। झारखंड के बाद आपका है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी 6 स्टेट हो गया। और 7वां जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा। नीचे में पश्चिम पूरब का जो क्षेत्र है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, इधर मणिपुर है, इधर मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है। तो मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा यही 2 राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जहां से कर्क रेखा पार करती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और बीच में जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती है। क्योंकि देखो त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के बीच वाला क्षेत्र क्या है, बीच वाला क्षेत्र क्या है, बांग्लादेश है। तो कर्क रेखा जो है बांग्लादेश से होकर के भी गुजरता है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बीच में गुजरती है, ठीक है।
अब समझना, यदि कोई पूछे कि कर्क रेखा का अधिकतम लंबाई, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है, किस राज्य से होकर गुजरता है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई होती है। कर्क रेखा की क्या होती है बाबू? अधिकतम लंबाई होती है, अधिकतम लंबाई। यदि कोई पूछेगा कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहाँ है, तो न्यूनतम लंबाई भारत के राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा का बहुत कम लंबाई टच करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट, ऑप्शन देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट से कर्क रेखा पार नहीं करती है, कर्क रेखा पार नहीं करती है। उसमें से ऑप्शन देगा, तीन को देगा वैसा, ए बी सी करके देगा वैसा जहां से पास करेगा, डी मान लिया जाए कोई और सा ऑप्शन रहेगा जहां से पार नहीं करेगा। तो आप आसानी से इसको बना दोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको ट्रिक क्या याद रखना है बाबू? मित्र पर गमछा झाड़, ये तो याद रहेगा ना। मित्र पर क्या करना है बाबू? गमछा झाड़ देना है। अब मित्र पर गमछा झाड़ दिए, मित्र पर गमछा झाड़ दिए तो आपको क्या याद रह जाएगा, क्या याद रहेगा? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। चलिए अब देखो अगला पॉइंट समझना। अगला पॉइंट है भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, ठीक है, भारत की तटीय सीमा। देखो अब भारत की जो तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है आपका कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर है, याद रखना। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इस तरह से यहाँ आपका ये आपका गुजरात से शुरू होता है, ये सब क्या है? तटीय सीमा है, ये पूरा नीचे तक। फिर यहाँ से आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आपका पूरा कलकत्ता तक, कलकत्ता का कुछ पार्ट जो है ये सब क्या है? तटीय सीमा है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी तट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पूर्वी तट बोलते हैं। और इस वाले तट को बोलते हैं पश्चिमी तट, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, और ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट। ये सब पढ़े होंगे ना, ईस्टर्न कोस्ट। तो ये पूरा लंबाई जो है यहाँ से लेकर के पूरा ये लंबाई आप यदि ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6100 किलोमीटर। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भारत के पूरब में क्या है बाबू? बंगाल की खाड़ी है, माने यहाँ भी समुद्र है। और बंगाल की खाड़ी में आपको याद होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही भाग है, भारत का ही हिस्सा है, तो वहां भी कुछ तटीय लंबाई होगी। उसके बाद अरब सागर में भी आपका क्या है? लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का भी कुछ तटीय लंबाई होगा। तो सारे यदि हम आइलैंड्स के तट, समुद्री तट को भी जोड़ देंगे, आइलैंड्स के समुद्री तट को भी जोड़ देंगे तो 7517 किलोमीटर टोटल आ जाएंगे। यानी सिर्फ स्थलीय सीमा पर तटीय सीमा की लंबाई देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। तो हमने बोला कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, और यदि हम आइलैंड्स के तट को भी जोड़ देंगे, तो टोटल लंबाई हो जाता है 7517 किलोमीटर। कितना हो जाता है बाबू? 7517 किलोमीटर। और यदि स्थलीय सीमा यदि बोला जाए, स्थलीय सीमा है ना, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई यदि पूछा जाए, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो वो होगा 15,200 किलोमीटर,
ठीक है, वो कितना होगा बाबू? 15,200 किलोमीटर होता है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा। यदि कोई पूछेगा, यदि कोई पूछ दे, और कोई क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्टेट है जहां पे तटीय सीमा यानी सबसे लंबा है, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य आपसे पूछेगा, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य बाबू यही है आपका गुजरात। यही क्या है? गुजरात है। तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है बाबू गुजरात है। कौन है? गुजरात है। और गुजरात के बाद सेकेंड नंबर पर यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। यदि तीसरे नंबर की पूछ दे, यदि तीसरे नंबर की पूछ दे बाबू, ठीक है, यदि तीसरे नंबर की पूछ दे कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है तमिलनाडु। आपको याद रखना है क्या बाबू? तमिलनाडु याद रखना, ठीक है। अब समझना बाबू, समझना। अब हम ये सीखेंगे कि भारत का कौन कौन सा राज्य है, भारत का कौन कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा से यानी तट से अपना सीमा शेयर करता है। समझना, जैसे ये है आपका भारत, ये है आपका भारत, ठीक है, ये है आपका क्या? भारत। तो हमने बोला कि भारत का कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र से अपना सीमा शेयर करता है? भारत का कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ अपना सीमा शेयर करता है? तो आप बताएंगे 9 स्टेट्स ऐसा है, भारत का 9 राज्य ऐसा है जो अपना सीमा जो है समुद्र के साथ शेयर करता है, अपना सीमा समुद्र के साथ शेयर करता है। और सबसे पहले हम बांट देंगे, ये है आपका पूर्वी तट, ये है क्या बाबू? पूर्वी तट है। और ये है आपका पश्चिमी तट, ये अभी अभी बताए थे। तो पश्चिमी तट पे कौन कौन सा स्टेट है बाबू? यहाँ पे है आपका गुजरात। क्या है बाबू? गुजरात। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये वाला क्षेत्र आप हो जाएगा माने इस टाइप से, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र। क्या है बाबू? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के थोड़ा सा बाद जाओगे तो एकदम छोटा सा राज्य है क्या? गोवा। क्या है बाबू? गोवा। गोवा के बाद जाओगे तो आपका कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। और उसके बाद क्या है बाबू? केरल है। केरल है, इस टाइप से केरल है। और इस टाइप से जो है यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद ये आपका एपी का क्षेत्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा आ जाता है। और थोड़ा सा टच करता है वेस्ट बंगाल का। यानी रफली हम दिखा रहे हैं, आप है कि आपके पास भारत का नक्शा होगा तो आप पूरे ध्यान से आप देखिएगा। हम रफली आपको बता दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि पूर्वी तट पे, भारत के पूर्वी तट पे, भारत का जो पूर्वी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है, वहां पे 4 स्टेट्स यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा शेयर करता है। सबसे ऊपर में आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर नीचे आएंगे तो आपका उड़ीसा हो गया, फिर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, फिर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु यानी पूर्वी तट पर 4 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा समुद्र के साथ शेयर करता है। अब आता है पश्चिमी तट। तो बाबू पश्चिमी तट पे 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा शेयर करता है। सबसे पहले यहाँ से आप शुरू करके यहाँ तक जाओगे तो सबसे ऊपर में है आपका गुजरात है, सबसे ऊपर में है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है महाराष्ट्र, उसके बाद है बाबू गोवा, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है केरल, उसके बाद है केरल, ठीक है। यही नहीं, उसके बाद आपको 5 यूनियन टेरिटरीज भी है, 5 यूटीज भी है, यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपना सीमा जो है, अपना सीमा जलीय सीमा यानी समुद्र के साथ शेयर करता है।
उसका नाम आप याद रखना। सबसे पहले तो आपको याद होगा अरब सागर में लक्षद्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपको याद होगा, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद दमन एवं दीव याद रखना, दमन एवं दीव याद रखना, ठीक है। ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है दमन एवं दीव, ठीक है। उसके बाद समझना याद, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, दमन एवं दीव हो गया। उसके बाद दो और है, एक है पुडुचेरी, एक है पुडुचेरी और दूसरा है दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है बाबू। ये 5 ऐसे यूटीज है जो अपना सीमा समुद्र के साथ शेयर। तो ये सब बातें आपको याद हो गई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। वीडियो लंबा हो रहा है और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो। काफी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने बताया। अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में अक्सर हम पूछ लिए जाते हैं। उन चीज़ों पर हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को भी इतना ग्रो कर दीजिए ताकि आपको बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए किसी पर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं हो और ये एग्ज़ाम आप 100% क्या कर सको, क्वालिफाई कर सको। और हमारा आप लोगों के प्रति सहानुभूति जुड़ा हुआ है ना। तो आप जरूर करोगे। जिनको अपने ज़िंदगी से लगाव है, यानी अपने ज़िंदगी को अच्छा मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को एक अच्छा नाम देना चाहते हैं, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपने ज़िंदगी को प्यारा बनाने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए, है ना, आप मेहनत करेंगे, जुड़ेंगे पढ़ाई लिखाई से। और पूरा विश्वास है कि आप एसएससी, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करेंगे। हमारा विशेष है, बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। आप लोग मेहनत कीजिए और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन का न्यूज़ मिलेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे और एक सीट आप अपने लिए आप पक्का करोगे। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।